कहलाया जाता है स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मेटिस पास होके क्या बनाएगा, जैसे कि नई नई शादी वगैरह हुई है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर, क्योंकि वो बिल्कुल मेल की तरह सिंपल नहीं होता, अब होता तो क्या है, ओजेनेसिस के अंदर क्या है, ओगोनिया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टनिंग जोन क्लासेस। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं। पिछली वीडियो में बेटा हमने आपको क्या बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर आपने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ साथ जो इंट्रोडक्शन है वो आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करें, जाके वीडियो देखें और अपनी टॉपिक को क्लियर करें। ठीक है, आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा आपको, गैमेटोजेनेसिस, जो बोर्ड में आने वाला सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके अंदर क्या होता है कि हर साल इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपको रखा मिलेगा, तो बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। इससे रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम से रिलेटेड भी, और इससे रिलेटेड आपके नीट में भी 3 से 4 मल्टीपल चॉइस आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है गैमेटोजेनेसिस, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें पता है, अब तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं या फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रही है, तो गैमेटोजेनेसिस में जो मेल के अंदर जो फॉर्मेशन होगी गैमेट्स की, वो क्या कहलाया जाता है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होती है बेटा, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही फीमेल के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो वो क्या कहलाई जाती है, ओजेनेसिस, जिसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है बेटा, ओवा, ओवम या फिर एग। तो ये क्या होते हैं आपके गैमेटोजेनेसिस के पार्ट है, जो मेल और फीमेल सेल और फीमेल के अंदर पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर स्पर्म की और ओवा की फॉर्मेशन कराई जा रही है इस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले हमें पता है, आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। एक बार देख लेते हैं क्या होता है, जिसमें इक्वेशन या इक्वल डिवीजन होता है। अगर यहाँ पे 2 एम्प्लॉयडी है तो डिवाइड भी वो इक्वली होंगे। अगर डिवीजन होगा तो क्या होता है, दोनों तरफ ही आपके 2 एम्प्लॉयडी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है बेटा, मियोसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। मतलब हमें पता है ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, 46। जब उनका डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो जो 2 एम्प्लॉयडी होती है वो सिंगल सिंगल प्लॉयडी में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है आपका, मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे वो डिवाइड होकर 23 और 23 रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर से जब मियोसिस सेकंड होगी तो उसमें भी क्या होता है, इक्वेशन डिवीजन आ जाता है, इक्वली डिवाइड होते हैं। तो फिर से जो सिंगल एम्प्लॉयडी होती है वो डिवीजन करती है सेम। मतलब अगर ऊपर 23 है तो डिवीजन के बाद भी जो प्लॉयडी होगी आपकी वो एम्प्लॉयडी होगी, और क्रोमोसोम्स के जो नंबर होंगे वो 23 ही रहेंगे। ठीक है बेटा, इसी से रिलेट करके हम देख लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है, इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, जो किसके अंदर है बेटा, मेल्स के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले क्या है आपका, स्पर्मेटोगोनिया, मतलब आपकी जर्म सेल है, जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स कितने हैं बेटा, टोटल 46, मतलब 44 प्लस एक्स और वाई, तो टोटल कितने हो गए 46। उसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया या जो सेल है आपकी वो डिवीजन करेंगी, डिवाइड होंगी, माइटोसिस परफॉर्म करेंगी। तो जब माइटोसिस होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जल्दी जल्दी आपको दिख रहा होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है बेटा, जो प्लॉयडी होती है आपकी वो 2n ही रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स आएंगे आपके, 46 क्रोमोसोम। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, मियोसिस फर्स्ट करेगी। जब मियोसिस फर्स्ट होगा, भी हमने मियोसिस में पढ़ा था कि क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, रेड्यूस कर देते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा, एक एंड ये हो गया, सिंगल प्लॉयडी एक ही हो गया, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिवाइड हो जाते हैं। तो 46 होंगे तो 23 होंगे, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, क्योंकि हमें पता है मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका मियोसिस फर्स्ट हुआ। उसके बाद क्या होगा, आपका मियोसिस सेकंड होगा। जब मियोसिस सेकंड होगा तो फिर से क्या होता है, अभी हमने बताया था कि इक्वेशन डिवीजन होगी फिर से। तो ये डिवाइड होकर सिंगल सिंगल प्लॉइडी जो बनाएंगे, एक सिंगल एन आपका दोबारा से क्या बना लेगा, सिंगल सिंगल प्लॉइडी बनाएगा, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, ईच के अंदर 23 क्रोमोसोम्स। इसमें फर्स्ट में 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, इसमें 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। तो वो क्या बना लेते हैं, सबसे पहले आपका स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी, स्पर्मेटोसाइट बने, फिर आपके कैसे बने, सेकेंडरी बने, उसके बाद आपकी क्या हुई, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो गई। अब स्पर्मेटिड से अगर आपका स्पर्म बन रहा है या फिर स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहलाया जाता है स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मेटिस पास होके क्या बनाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, स्पर्मेटोजोआ आपका बना लेगा। तो इस तरीके से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब इसका आगे पाथवे देख लेते हैं, इजी आपको समझ आएगा कैसे कैसे होता है। तो बेटा इस पे ध्यान देना, नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी चीजें साथ के साथ समझते चलना। अगर आप कोई भी एक टॉपिक स्किप कर दोगे ना बेटा, समझ नहीं पाओगे, फिर आप कहोगे मैम आपने तो पढ़ाया नहीं था, हम तो बोर्ड में बैठकर भूल गए, हमें तो समझ नहीं आया क्या लिखें। तो बेटा उसके बाद मार्क्स भी नहीं आएंगे ना, तो साथ के साथ आपको टॉपिक को क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि क्या होता है, नोट या फिर पाथवे किस किस तरीके से होगा, उस पर ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है अभी हमने बताया, जो फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, कहां से, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। जो स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया था, जर्म सेल थी आपकी 2n प्लॉइडी, 46 क्रोमोसोम थे जिसके अंदर। अगर वो डायरेक्ट स्पर्म बना रही है तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्मायोजेनेसिस, मेटो और मायो, मेटो हो गई बड़ी, मायो हो गई छोटी, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो जो आपका फॉर्मेशन स्पर्म की होगी कहां से, स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड डायरेक्ट स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनाएगा, वो प्रोसेस आपकी स्पर्मायोजेनेसिस होगी। तो इनका मेजर डिफरेंस होता है। और स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन हमने स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वीडियो में दिया गया है कि जब वो ल्यूमेन रिलीज, जो स्पर्म आपके ल्यूमेन के अंदर रिलीज हो जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी स्पर्मिएशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहे हैं स्पर्म आपके ल्यूमेन में, और जो ल्यूमेन किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी सर्टोली सेल्स है, जो क्या कर रही है, ये क्या है आपकी सेल्स है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। कैसे कर रही है, जब स्पर्म का हेड इससे जाके अटैच होता है तो उसकी वजह से स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये आपका हो गया मेजर सा डिफरेंस। उसके बाद स्टेप देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया 2n प्लॉइडी माइटोसिस करेगी तो क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसकी भी प्लॉइडी सेम ही होती है 2n। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, उसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, आपके प्लॉइडी जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद आपका स्पर्मेटिड बनेगा, रेड बैंड स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का दूसरा नाम है बेटा स्पर्मेटोजोआ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। तो आपका एट द एंड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनके कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पूरी प्रोसेस है जिससे आपकी फॉर्मेशन हो रही है स्पर्म की। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स की रेगुलेशन होती है मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, कौन कौन से हॉर्मोन्स आपके निकल के आते हैं या फिर फॉर्मेशन उनकी होती है। सबसे पहले हमें पता है हमारी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या फॉर्म करेगा बेटा, GnRH गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होने के बाद क्या बनाता है बेटा, मास्टर ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से क्या होता है, आपका FSH हार्मोन बनेगा और LH हार्मोन बनता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर। क्या कराते हैं बेटा, सर्टोली सेल्स की फॉर्मेशन करा रहे हैं। हमें पता है सर्टोली सेल्स क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर, किसको करती है, स्पर्म को। और दूसरा क्या करा रहे हैं, स्पर्मायोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड का जो चेंज या फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म बन रहा है, वो प्रोसेस कौन से हार्मोन की हेल्प से होता है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो अगर कभी पूछने लगे कि कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो बेटा FSH और LH,
अब एलएच का क्या काम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल बनाता है। लीडिंग सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? वो मेल सेक्स हार्मोन बनाता है जो कि एंड्रोजन होता है। तो ये क्या है? एंड्रोजन बनाएगा, उसकी वजह से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो ये होता है स्पर्मायोजेनेसिस, एफएसएच की वजह से हो रहा है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा हार्मोन यूज हो रहा है? एलएच। ठीक है, देख लेते हैं इनके बीच में मेजर सा डिफरेंस। हमें पता है स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बनाया, किसकी हेल्प से बनाया? एलएच की हेल्प से। तो वो प्रोसेस क्या हुआ आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा या स्पर्मेटोजोआ बनेगा, किसकी हेल्प से? एफएसएच की हेल्प से। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से जब आपका स्पर्म बनेगा स्पर्मेटिड के अंदर से, तो वो प्रोसेस होती है आपकी स्पर्मायोजेनेसिस। तो ये मेजर सा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मायोजेनेसिस के अंदर। पूछ लेते हैं तो इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा? अब देख लेते हैं कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पर्म के अंदर मेजर पार्ट होते हैं बेटा 4। कौन कौन से होते हैं? इतना तो दिख रहा होगा, कमेंट में लिख दिया करो बेटा। स्पर्म के अंदर होते हैं बेटा आपके 4 पार्ट। सबसे पहले हेड, जैसे आपका सर, उसके बाद नेक, आपके भी गर्दन होती है, मिडल पीस के अंदर आपका पूरा बॉडी आ जाती है, और एट द एंड आपके लेग। ऐसे ही स्पर्म के अंदर भी 4 पार्ट में डिवीजन होता है, उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट सब अवेलेबल होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हेड के अंदर क्या होता है बेटा? एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्रोसोम देख लेते हैं साथ के साथ। पार्ट ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम कैसा होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप की तरह लग रहा है ना, कैप रखी हुई है, तो कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कंटेन करता है स्पर्मेटोलाइसिन। ठीक है, ये वाला एंजाइम क्या कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है। अब स्पर्मेटोलाइसिन, ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है बेटा? हेल्प करता है किसकी? स्पर्म की। जो ओवरी के ऊपर एक कवरिंग होती है आपकी, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सके, स्पर्म ओवरी के अंदर एंटर कर सके और एट द एंड ऑफस्प्रिंग बन सके। तो ये जो आपका एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा, नेक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बेटा न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल्स और जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जीन, जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म के नेक वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आया आपका मिडल पीस। अब मिडल पीस के अंदर क्या है? छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपके सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है, 2 सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के पेजेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे, इनका काम क्या है बेटा? ये एनर्जी बनाते हैं जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। किसको? स्पर्म की मोटिलिटी में जो हेल्प करते हैं, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, 10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को मोटिलिटी परफॉर्म कराने के लिए। और एट द एंड जो टेल होती है वो क्या करती है? हेल्प इन मोटिलिटी में हेल्प करती है। तो ये आपका स्पर्म हो गया, स्पर्म के पार्ट, उसके फंक्शन। आप देख लेते हैं हमारी सोसाइटी में, ये देख लेते हैं कि जैसे कि नई नई शादी वगैरह हुई है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, पेरेंट्स बच्चे नहीं कर रहे हैं, या उनकी खुद की कोई स्ट्रेटजी है, तो समाज क्या सोच लेता है? सोसाइटी सोचते या तो लड़की में कोई कमी है या फिर लड़के में कोई कमी है। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्दी स्पर्म की क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है वो अब आपको बता देते हैं, तो नोट में पढ़ लेना बेटा कि नॉर्मली जो हेल्दी मेल होता है वो 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज करता है। पहली क्वालिटी, 2.5 से 5 ml सेमेन रिलीज होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 60% स्पर्म होंगे वो परफेक्ट शेप और साइज के होने चाहिए, और 40% कैसे होने चाहिए? विग्रसली मोटाइल होने चाहिए, इजीली ट्रेवल कर पाए, मोटाइल रख पाए खुद को। तो ऐसा नहीं है कि आपका बर्थ ऐसे ही हो गया है, मतलब आप उन
जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं उनमें से यूनिक हो, तभी तो जाके आपका जन्म हुआ है, तभी तो फॉर्मेशन हुई है, तभी तो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कराया गया है। तो बेटा अपने आप को कंसिडर ऐसे मत करना कि आप वेस्ट हो, आपका कोई यूज नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से ही क्या हो, 200 से 300 जो आपके मेल स्पर्म है उनमें से आप क्या हो, यूनिक थे, तभी तो जाके फॉर्मेशन आपकी हो गई। ठीक है, स्ट्रेस मत लेना बहुत ज्यादा, पहले से अपने आप को फर्स्ट कंसिडर करना, भले क्लास में आओ ना आओ, आप मान लेना कि हाँ मैंने तो जंग जीत ली है बस, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है अब आपका फीमेल का ओजेनेसिस। अब ओजेनेसिस का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बिल्कुल मेल की तरह सिंपल नहीं होता। अब होता तो क्या है, ओजेनेसिस के अंदर क्या है, ओगोनिया प्रेजेंट है या फिर ओगोनियम बोल देते हैं। तो क्या है, आपकी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो क्या करती है, सबसे पहले करेंगी माइटोसिस, एज यूजुअल जैसे मेल के अंदर हो रहा था। माइटोसिस से डिवीजन होके क्या बना लेंगे, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, लेकिन जब प्राइमरी ओसाइट बन जाएगा उसके बाद क्या होता है, वो मियोसिस फर्स्ट नहीं करती, वो अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटीन प्रोफेज के अंदर। मतलब जो ये सारा डेवलपमेंट हुआ है, मायोसिस हुआ, ये कब हुआ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। मतलब जब किसी मदर की वॉर्म के अंदर फीमेल बन रही है तो उसके अंदर सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, वो रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, लड़कियों की मर्जी है, अब उन्हें कहीं शादी में जाना है, उनकी मनपसंद ड्रेस नहीं मिलेगी तो हम क्या कह देते हैं, हमें नहीं जाना क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है। तो मूड के ऊपर बात है, जरूरी तो नहीं है कि आप उनको फोर्स कर लोगे, तो अपनी मर्जी से ये चलते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, मैं मियोसिस फर्स्ट नहीं कराऊंगी, मेरी मर्जी, जब तक मुझे नहीं कराना है कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज से क्या हुआ, बर्थ हो गई। जन्म लेने के बाद भी क्या हुआ, लड़कियों के नखरे इतनी जल्दी थोड़े ही कम होते हैं, उसके बाद भी उसने अपनी जिद बनाए रखी, नहीं मैं कोई पुरानी ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगी, मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। तो क्या हुआ, फिर से मियोसिस फर्स्ट तो रुका ही हुआ है, पास तो हुआ ही नहीं। अब प्यूबर्टी, मतलब फैमिली मेंबर परेशान हो गए, उन्होंने क्या किया, उसको नई ड्रेस ला के दे दी, तो इंस्टेंट क्या हुआ, उसने हाँ कर दी। तो ऐसे क्या होता है, जब प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो मियोसिस फर्स्ट आपका तब जाके कंप्लीट होता है। लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो उसके वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस क्या, अब घर वाले डिमांड क्या करेंगे, अब आपको कोई नई ड्रेस दिला दी है तो जब नेक्स्ट शादी आएगी अब आप 2-3 शादी के लिए कोई भी कपड़े नहीं ले सकते, अब आपको इन्हीं कपड़ों में जहां भी जाना है इन्हीं कपड़ों में जाना पड़ेगा, तो आपको उस टाइम पे उनकी बात माननी पड़ेगी। तो क्या होता है, जो वेरिएशंस आएंगे तो एक आपकी पोलर बॉडी बनती है, दूसरा आपकी सेकेंडरी ओसाइट बनती है। तो जो पोलर बॉडी होती है वो सेकेंडरी ओसाइट के कंपैरिजन में बेटा छोटी होती है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट बना, फिर से 3-4 शादियों में चुपचाप चले गए। अब फिर से कोई बर्थडे पार्टी आ गई, फिर से फैमिली में डिस्कशन चल रहा है, फिर से क्या किया लड़की ने, फिर से मना कर दिया, मेरे पास कपड़े नहीं है मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या होता है, मेटाफेज सेकंड में जाके वो फिर से मना कर देती है। अब उसकी कंडीशन फिर से क्या है, अब मुझे आपको एक नई ड्रेस फिर से ला के दो। तो वो क्या करते हैं कि वो मैं जब वहां जाऊंगी या जब अलाउ करूंगी मियोसिस सेकंड, जब स्पर्म आएगा, जब कोई नई ड्रेस लेके आएगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब स्पर्म आया, फिर से क्या हुआ, वेरिएशन देखने को मिले, घर वालों ने फिर से कंडीशन लगा दी, तो क्या हुआ, एक पोलर बॉडी बनी, सेकंड पोलर बॉडी जो कंपेयर में ओवम के छोटी रहेगी, तो डिफरेंशिएट या वेरिएशन आ जाता है। तो इस तरीके से ऐसे फाइनली ओजेनेसिस हो जाएगा, जो कि लड़कियों के मूड स्विंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग चीजें देखने को मिलती है, प्यूबर्टी में अलग, और फिर एट द एंड जब स्पर्म वगैरह आएगा, प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया ओजेनेसिस का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम ने आपको ये कहा है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आप घर वालों से डिमांड करो, जरूरी नहीं है। मेरी बात मत मानना, बाद में ये मत बोलना मैम बोलती है हमको कि अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें नए कपड़े ही चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब 2 कंडीशंस होती हैं, अभी हमने आपको बताया जब आप जवान हो गए, प्यूबर्टी की एज में आ गए, मियोसिस फर्स्ट करा दिया, अब आपने मियोसिस सेकंड फिर से मना कर दी। तो बेटा 2 कंडीशन होती है, अगर स्पर्म आएगा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी तो एक पोलर बॉडी बनेगी, दूसरा ओवम बनेगा।
लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, भाई तेरे को जाना है जा, अदरवाइज घर रहे, तो उसके बाद लड़की क्या करेगी? उसको ना चाहते हुए भी घर पे ही रहना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर स्पर्म नहीं आता तो फर्टिलाइज नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, मियोसिस सेकंड इनकम्प्लीट रह जाती है, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है। ठीक है, पीरियड किसी वजह से आते हैं, ड्रेस खरीदने की वजह से नहीं, जो इनकम्प्लीट मियोसिस सेकंड है उसकी वजह से। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा क्या, ओजेनेसिस किस तरीके से फीमेल के अंदर परफॉर्म हो रही है। समरी देख लेते हैं। ओगेनिया मल्टीप्लाई करके माइटोसिस कर रहा है, एम्ब्रियोनिक लाइफ। वहां पे जाके मूड स्विंग्स हो गया, तो उसने क्या किया, मना कर दिया, अरेस्ट करवा लिया खुद को प्रोसेस फर्स्ट में, रूम के अंदर लॉक करके बैठ गई, भाई कपड़े आएंगे तो ही मैं जाऊं, अदरवाइज मेरे को नहीं जाना है। फिर प्यूबर्टी की एज में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, कपड़े मिल गए, लेकिन घर वालों ने कंडीशन अप्लाई कर दी, तो उसकी वजह से वेरिएशन आ गया, तो उसकी वजह से एक पोलर बॉडी बनी, दूसरी आपकी सेकेंडरी oocyte बनी। अब हाँ, एक चीज बताना भूल गए, जो पोलर बॉडी आपकी बनती है बेटा, ये टाइम के साथ साथ अपने आप ही डिजेनरेट हो जाती है, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है फीमेल के किसी भी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जैसे ये सिर्फ ये है कि थोड़े टाइम का जो गुस्सा होता है वही है, बाद में जब ड्रेसेस वगैरह मिलेंगी तो गुस्सा खुद से अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो पोलर बॉडीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte फिर से मेटाफेज सेकेंड, फिर से कोई नई पार्टी आ गई थी, वहां फिर से डिमांड कर दी नए कपड़े चाहिए। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, उसने ओवम बना दिया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस सेकंड इनकम्प्लीट रहेगा, जिसकी वजह से पीरियड्स आ गए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गई फीमेल्स के अंदर। तो ये आपका पूरा हो गया ओजेनेसिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब फॉलिकल डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में हमने फीमेल वाले में आपको पढ़ाया है कि जो ओवरी होता है उसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं आपके, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफियन और एट द एंड कॉर्पस लिटम बनता है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है बेटा, सबसे पहले क्या है, ग्रेन्यूल सेल प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, ग्रेन्यूल सेल के, सॉरी, सबसे पहले आपके प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, उसके चारों ओर आपके ग्रेन्युलोज सेल बने हुए हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो एस्ट्रोजन होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन कम होता है, उसके बाद जब एफएसएच जो हार्मोन है आपका, जैसे मेल के अंदर था एफएसएच, ऐसे फीमेल के अंदर भी एफएसएच और एलएच हार्मोन ही होते हैं, वही डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो एफएसएच की वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेन्युलोज सेल बढ़ जाएंगी, प्राइमरी साइट जो प्राइमरी आपके oocytes है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब साइज बढ़ेगा तो उस पर एक एक्स्ट्रा लेयर आके प्रेजेंट हो जाती है, जिसको बोलते हैं थीका लेयर। तो क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में आए, एक नई लेयर बनी। अब प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शरी बनाएंगे, टर्शरी में क्या होगा, जो थीका लेयर थी उसके साथ साथ एक अंदर एक और लेयर बन गई, जिसमें एक थीका एक्सटर्ना हो गई, दूसरी आपकी थीका इंटरना हो गई। अब प्राइमरी oocyte आपका जनरेट होके क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, किसकी वजह से बेटा, एफएसएच हार्मोन की वजह से। उसके बाद एक चीज की और फॉर्मेशन होती है बेटा, यहाँ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम बोल देते हैं एंट्रम, तो एंट्रम भी बन गया। तो ये क्या हुई, टर्शरी फॉलिकल बन गई है। एट द एंड फिर क्या होगा, आपकी ग्रेफियन फॉलिकल जो फिर मैच्योर हो जाती है। ठीक है, मैच्योर होगी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, थीका एक्सटर्ना आपका सेम, थीका इंटरना, एंट्रम हमें पता है फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है आपका या कैविटी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट हो जाती है या बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा जो लेयर बन रही है बेटा, जिसका आगे जाके यूज आपको बताया जाएगा चैप्टर के अंदर, वो यहीं पे बन रही है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, स्टार्टिंग एज में। ठीक है, उसकी वजह से जो ग्रेन्युलोज ऑफ सेल है वो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। पहले क्या था, स्टार्टिंग में बहुत छोटे थे, प्राइमरी oocyte थी, पास हुई, नई लेयर बनी, थीका लेयर बनी,
उसने क्या किया, साइज इंक्रीज कर दिया सेल्स का। उसके बाद प्राइमरी से क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हुआ। तो उसके साथ साथ थीका एक्सटर्ना हो गई, थीका इंटरना प्रेजेंट हो गई, उसके साथ आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई जिसको हम एंट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, एट द एंड जब ग्राफियन फॉलिकल हम बनाएंगे या बन जाएगा तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, एफएसएच हार्मोन की वजह से। ठीक है, उसके अंदर क्या था, वो स्पर्मियोजेनेसिस करा रहे थे, इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन करा रहे हैं एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन था यहाँ पे कम था, वहां पे और ज्यादा बढ़ा, यहाँ पे उससे ज्यादा बढ़ा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपका ग्राफियन फॉलिकल बन गया। उसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल के बाद एलएच आपका हार्मोन आएगा, वो क्या करता है, ओवुलेशन कराता है। ठीक है, ओवुलेशन कराएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये इस पार्ट, ये टाइम पे ये तो नहीं, आप देखो आपने एक बलून लिया, आप उसमें हवा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी तो हवा भरोगे, एक टाइम पे क्या होगा, वो आके फट जाएगा। तो ऐसे क्या होती है, आपकी ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, फट जाती है। तो जब वो फट जाएगी तो उसके साथ साथ क्या बाहर निकलता है बेटा, सेकेंडरी ओसाइट, जोना पैलेसुडा और ग्रेन्युलर सेल्स आपकी बाहर निकल जाती है। फिर से क्या होगा, एलएच हेल्प करेगा, एलएच हेल्प करेगा, हार्मोन जो होगा वो क्या बना लेगा, कॉर्पस लीटम बना लेगा। किसकी वजह से हेल्प से बन रहा है बेटा, एलएच की वजह से, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। और ये किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, किसकी वजह से, फॉलिकल्स आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन एफएसएच हार्मोन की वजह से। तो मेल और फीमेल के अंदर हार्मोन्स तो सेम ही होते हैं लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। वो स्पर्म फॉर्मेशन करा रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल या फिर आपकी एट द एंड कॉर्पस लीटम बनवा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया हो। किसी को कोई डाउट हो फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, लास्ट फिर आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने मेल के अंदर पढ़ा था अभी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, मास्टर ग्लैंड होती है, जीएनआरआरएस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बन गई। उसने क्या किया, एफएसएच आपका हार्मोन बना दिया, इसमें एलएच हार्मोन बना, तो इसने क्या करा दिया, फॉलिकुलर डेवलपमेंट बना करवाया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और आपका ग्लोबुलर जो हुआ है वो इसी की वजह से तो हुआ है, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल। फिर एट द एंड क्या हुआ, एस्ट्रोजन बन गया। एस्ट्रोजन क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी नीड होती है, जिसकी वजह से एग फॉर्मेशन, ओवुलेशन वगैरह होते हैं फीमेल्स के अंदर। अब इसके बाद इसमें भी क्या हुआ, ओवुलेशन के बाद एलएच ने क्या किया, कॉर्पस लीटम बना दिया। अब कॉर्पस लीटम ने क्या किया, एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोगेस्टेरोन भी तो बना दिया, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मेंटेनेंस करके रखते हैं एंडोमेट्रियम का। अब एंडोमेट्रियम किस लिए यूज हो रही थी, बर्थ कैनाल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल करा रही थी, तो उसके लिए आपके दो हार्मोन्स नीडेड होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, ये आपका हो गया फीमेल का कंप्लीट ओजेनेसिस। अब मेजर से जल्दी जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी। ठीक है, जबकि ओजेनेसिस स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही शुरू हो जाता है। ये थ्रू आउट द लाइफ, अगर एक बार स्पर्म बनना शुरू हो गया तो वो एंड तक, जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक भी बनता रहेगा मेल्स के अंदर, लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जब मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 40 आनी बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो फीमेल्स होते हैं वो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से ये कैसा होगा, इनमें क्या होता है, डिवीजन इक्वल होता है। कैसे, हमें पता था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहे थे, सेकेंडरी से क्या बन रहे थे, आपके स्पर्मेटिड्स बन रहे थे, तो इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, जबकि ओजेनेसिस के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो किसी की सुनने वाली नहीं है। तो उसमें क्या होगा, आपका छोटा बन जाता है जो पोलर बॉडी होती है, दूसरे जो ओसाइट्स होते हैं वो आपके बड़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है बेटा, अनइक्वल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्टार्ट टेस्टिस के अंदर ही स्टार्ट होता है, टेस्टिस के अंदर ही खत्म हो जाता है। जबकि इसमें तो ऐसा नहीं है, ये कहाँ स्टार्ट होती है, ओवरी में, लेकिन कहाँ पे जाके फॉर्म होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके एंड होती है, उसके बाद ही तो यूट्रस के अंदर आपका जाके फॉर्मेशन होगी बेबी की। ठीक है, और ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है वो मर्जी से चल रही है अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो अपने आप को मना कर देती है मियोसिस करने से, या फिर प्यूबर्टी में फिर से दोबारा मना कर देती है, तो वो अपनी मर्जी की मालिक है,
उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही फिर इसमें हॉर्मोन्स के जो रोल होते हैं दोनों में सेम होते हैं, एफएसएच और एलएच। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर भी आपके हार्मोन जो पाए जाते हैं वो एफएसएच और एलएच का ही काम किया जाता है। वही दो आपके हार्मोन्स है जो हेल्प करा रही हैं। तो बेटा ये आपका पूरा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, क्या क्या फॉर्मेशन हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, कौन कौन से ग्लैंड्स इसमें यूज किए जा रहे हैं, वो सब आपको कंप्लीटली बता दिया गया है। तो वीडियोस को एट द एंड फिर वही वीडियोस को देखते रहे, फॉलो करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा कमेंट में बता दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर ही सकते हो। ठीक है बेटा, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी पढ़ते रहें, मैडम को भी परेशान ना करें, घर वालों को भी परेशान ना करें। ठीक है, और ये मत सोचना कि कल पढ़ लेंगे, क्योंकि बेटा कल कभी नहीं आएगा, आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।